यूपी का एक क्षेत्र है देवरिया, वहां पर पुलिस को एक बैग मिलता है। बैग मिलते ही पुलिस अंदाजा लगा लेती है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, इस बैग के अंदर कुछ संदिग्ध सामान है या कुछ ऐसी बात है जो अलग है। इस बैग को यहाँ पर जो छोड़ कर गया है किसी और वजह से छोड़ के गया है, तो इसलिए तुरंत जो पुलिस है फोरेंसिक टीम को भी वहां पर बुलाती है और स्क्वाड टीम को भी वहां पर बुलाती है। जब उस बैग को खोल के देखा जाता है तो वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, भुचक्के हो जाते हैं, क्योंकि उस बैग के अंदर से निकलती है आधी कटी हुई लाश। उस लाश का जो धड़ का हिस्सा होता है उसके अंदर से निकलता है और लाश दो टुकड़ों में बटी होती है। और दो टुकड़ों में बटी हुई लाश को देखकर सब अंदाजा लगाने लग जाते हैं कि किसकी लाश हो सकती है, कौन हो सकता है। उसकी उम्र का अंदाजा 35 से 40 साल के बीच का लगाया जा रहा था उस आदमी का। और जो ये पूरा मामला है, फिर जैसे ही लोगों ने देखा तो पूरे गांव में खबर फैल गई, सारी तरफ आग की तरह ये खबर फैल गई। क्या है ये पूरा मामला, कहाँ की ये घटना है, आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं सोनिया और आज जो घटना आपके सामने लेकर आई हूँ एक सच्ची घटना है। ये घटना है यूपी के देवरिया के क्षेत्र में एक थाना लगता है तरकुलवा गांव, पकड़ी छावड़ पटखोली के पास। दरअसल वहां पे एक जितेंद्र गिरी नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी गेहूं की कटिंग की मशीन, जिसे कंबाइन मशीन बोलते हैं, वो लेकर खेत की तरफ जा रहा होता है, अपने खेत पर जा रहा होता है और खेत में जाकर उसे खड़ा करता है कटिंग के लिए। उसके बगल में ही एक खेत और होता है मदन सबरवाल का खेत। उसके खेत की लगभग जो गेहूं की कटाई लगभग हो चुकी होती है, उसका खेत बिल्कुल साफ होता है, कुछ उसमें होता नहीं है। तो वो देखता है कि दूर वहां पर एक बैग पड़ा हुआ है। उस बैग को देखते के साथ ही उनको कुछ अंदाजा होता है कि कुछ ना कुछ गलत है, संदिग्ध है। तो तुरंत पुलिस को खबर करी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सारी जब बैग का मुआयना करती है उसके बाद में फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम आती है, स्क्वाड टीम आती है और उसको जब बैग को खोल के देखा जाता है तो उसके अंदर से आधी दो टुकड़ों में कटी हुई लाश मिलती है और अंदाजा लगाया जाता है ये 35-40 साल के इंसान की लाश है। अब ये जो लाश किसकी है सवाल ये उठता है, लेकिन वो कैसे पता चले, किस तरीके से पता चले इस बात का, क्योंकि उस पर तो कुछ भी उसके पास शिनाख्त के लिए कोई भी उसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, ना कोई आधार कार्ड था, ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस था, कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से उसको पहचाना जाएगी बंदा कौन है, कहाँ का है, कहाँ से रहने वाला है, कौन यहाँ पर इसकी लाश को रखे गया, कैसे पता चले। तभी जो फोरेंसिक टीम के जो लोग होते हैं, वहाँ जो थाना अधिकारी होते हैं जो उधर पहुंचे होते हैं, एसएचओ वगैरह जो गए होते हैं, एएसपी वगैरह गए होते हैं वहाँ पर, तो वो जो देखते हैं उधर के जो थाने के जो एसएचओ होते हैं, अरविंद वर्मा जी, सीओ संजय रेड्डी जी, एसएचओ वगैरह सब पूरी टीम जो गई होती है, वो देखते हैं कि जो बैग है, जिस बैग के अंदर उस लाश को रखा गया था, उस बैग के ऊपर एक बार कोड लगा हुआ है। ये बार कोड बेसिकली जो होता है, ज़्यादातर जब एयरपोर्ट से कोई सफ़र करता है, यानी कि हवाई जहाज़ से जब कोई सफ़र करता है तो उसके ऊपर वो बार कोड लगाया जाता है ताकि वो ट्रैवल का जो सामान है, वो बैग है, सुरक्षित उसी के हाथ में पहुंचे जिसका वो सामान है। तो उसका अता पता उसमें सब होता है, उस बार कोड के जरिए सब पता चलता है। जैसे ही वो बार कोड देखते हैं तो तुरंत उसको एयरपोर्ट पर भेजा जाता है और एयरपोर्ट वहाँ का जो लगता है लखनऊ का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ का वहाँ पर लगता है और उस बार कोड को वहाँ पर भेजा जाता है। बार कोड को वहाँ पहुँचने के साथ ही उसकी पूरी डिटेल निकल के आ जाती है कि कहाँ का है, किसके नाम का है, और ये पूरी डिटेल जब उनको मिलती है। इस बीच में ये सारा जो मामला है 6 घंटे बीत चुके थे। 6 घंटे बाद जब पूरी उनके पास अता पता आता है तो वो उस घर में पहुंचते हैं जहाँ का उनको एड्रेस मिला था। अब जब वो उस घर में पहुंचते हैं तो वहां जाके वो और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको मिलता है एक और बैग जो खून से भरा हुआ होता है, खून से सना हुआ होता है। लोग जो पुलिस होती है हैरान होते हैं। दरअसल वो जो बैग है दूसरा वाला, वो भी उसी इंसान के घर का ही है और उसी के खून का वो बैग है, और वो जो घर है उसका खुद का घर है। उस इंसान का नाम, जो मरने वाला का नाम है नौशाद अहमद पुत्र अली मोहम्मद, 38 साल का उसका जो उम्र बताई जा रही है, थाना जिला देवरिया गांव भटोली का है। उसके घर शाम को 6 बजे के करीब वो पहुंचते हैं। उसकी पत्नी रजिया सुल्तान दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद जब वो बात करते हैं तो पुलिस वाले उसको बताने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं तुम्हारा पति कहाँ है, तो वो उल जवाब देने लग जाती है। बोलती है कि मेरा पति तो पिछली रात से 2 दिन से वो लापता है, उनका कुछ पता नहीं है, मैं फ़ोन भी मिला रही हूँ, नहीं मिल रहा है। इस तरीके की बात कुछ बनाती है तो पुलिस को कुछ शक होता है, क्योंकि
6-7 घंटे से लगातार इस बात पे ही उनकी कार्रवाई चल रही होती है। तो पुलिस सोचती है कि हम अंदर बैठ के बात करें, लेकिन रजिया ना उनको पानी के लिए पूछती है, ना ही किसी बात के लिए पूछती है, और बिना कुछ कहे ही रोना पिटना शुरू कर देती है कि हाय मेरा पति कहाँ गया, क्या हो गया, उनको कैसे क्या हो गया। तो पुलिस का जो शक है बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है और तुरंत कहते हैं कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। अब जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो वहाँ पे उन्हें वो बैग मिलता है। उस बैग के अंदर खून ही खून होता है, खून सूखा नहीं होता। तो अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये जो गड़बड़ है पूरा इधर ही हुई है और इसमें जो इन्वॉल्व है इसकी पत्नी ही है। जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ होती है, उसके साथ कड़ा रवैया अपनाया जाता है, तब वो पूरी कहानी बताती है कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल ये जो पूरा मामला है 2014 से पहले का है। रजिया जो है नौशाद की मामा की लड़की है, नौशाद के मामा की लड़की है, और नौशाद जो रजिया है उसकी बुआ की लड़की है। दोनों एक दूसरे के घर पे जाते आते थे, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और घर वालों ने इस रिश्ते के लिए ऑब्जेक्शन भी उठाया कि भाई ये जो रिश्ता है क्या उल जुलूल बना रहे हो, लेकिन वो दोनों नहीं मानते और 2014 में दोनों घर वालों के खिलाफ जाकर के वो दोनों शादी कर लेते हैं। और नौशाद अहमद जो है वो 3 भाई हैं। उसका जो पहला भाई है दिलशाद, नौशाद, मंसूर, और जो दिलशाद है वो अपने गांव के बाहर ही, जहाँ पर वो रहता है देवरिया के पास, गांव के बाहर ही कहीं रहता होता है। जो मंसूर है वो भी बाहर दुबई में जाके नौकरी कर रहा होता है, बाहर देश में जाके नौकरी कर रहा होता है। नौशाद भी 2015 में दुबई में जाके नौकरी करने लग जाता है शादी के बाद, क्योंकि जब उसकी शादी हो जाती है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इस वजह से वो नौकरी करने चला जाता है। अब नौकरी करने वो चला जाता है, पीछे से जो रजिया होती है अकेली होती है, अपने ससुर के साथ में यहीं पे रह रही होती है। समय कट रहा होता है और साल में जो है सिर्फ 2-4 महीने के लिए ही वो घर वापस आ पाता था, और उसमें भी 10-15 दिन के लिए ही वो रहता था। इस तरीके से उसका बहुत कम आना जाना यहाँ पर हो गया। अब इस बीच में रजिया काफ़ी अकेली रहने लगी। नौशाद की एक बहन है, वो जो उसी गांव में उसकी शादी हुई थी और उनका घर में आना जाना होता है। उसका एक बेटा होता है, रोमान करके उसका नाम होता है। अभी वो छोटा ही होता है, ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होती है। और रोमान को वो जो नौशाद है वो कहता है कि जाओ अपने घर में जाओ, मेरे घर पे जाओ और मेरे घर पे जाके मामी से पूछा करो कि भाई तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, अगर कुछ है तो शहर से लाके उन्हें दे दो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो अपनी मामी का ख्याल रखो, पूछ लिया करो कि क्या कुछ चाहिए मामी, आपको मैं ला के दे दूँगा, और इस तरीके की बातचीत करती है। तो नौशाद के कहने पर जो रोमान है उसके घर में आया जाया करता था, रजिया के घर में। अब वो थोड़ा जवान होता हुआ बच्चा था और रजिया और भी काफ़ी दूरी थी उसके नौशाद के बीच में, और उनके बीच में काफ़ी दिनों तक उनके कोई संबंध नहीं होते थे। तो इस बीच में वो काफ़ी अकेलापन महसूस करती थी। करते करते इस तरीके से जो रोमान है, जब वो बड़ा हो रखा था तो उनके बीच में अट्रैक्शन पैदा होता है, आपस में सारी बातचीत शुरू होने जाती है। उनके घर में कभी भी आ जा सकता था और उनके बीच में इस हद तक संबंध बन जाते हैं, क्योंकि शारीरिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं इस बीच में। और किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं होती, क्योंकि वो घर का बच्चा होता है, खुलेआम कभी भी आ जा सकता होता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ड्राइवरी करने लग जाता है, कुछ ट्रक वगैरह चलाने लग जाता है, और घर वाले भी ऑब्जेक्शन उठाते कि तुम सारी चीज़ें छोड़ कर ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो। लेकिन कुछ टाइम बाद किसी को खबर होती है कि इस तरीके की कोई बात है, तो नौशाद के कान तक जब ये बात जाती है तो उसके पीछे काफ़ी झगड़ा होता है, और शायद नौशाद उसको जो रोमान को काफ़ी मारकूट भी करता है, क्योंकि वो तो बहुत छोटा है, अपनी पत्नी को भी काफ़ी कुछ बोलता है। लेकिन जब पंचायत बैठती है और पंचायत बैठने के बाद वो फैसला अपनी पत्नी के पक्ष में ही लेता है, क्योंकि वो उसकी एक 8 साल की एक बेटी भी होती है, और उसकी बेटी की वजह से ही वो सोचता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहना मंजूर करूँगा। इस वजह से वो रोमान को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद कभी इस घर में नहीं आना। उसके बाद उसका आना जाना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता है, रजिया भी ठीक से रह रही होती है, लेकिन दोनों के बीच में जो प्यार की आग लगी होती है उससे वो दोनों कुलमुलाए होते हैं बुरी तरीके से। उनको लगता है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, नौशाद अब यहीं रहने लगा था। कुछ टाइम बाद जब वो वापस जाने की सोचता है तो उससे पहले ही दोनों प्लान करते हैं कि ये मामला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। तब रोमान और रजिया दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि नौशाद को हमेशा रास्ते से हटाया जाएगा। जब 19 अप्रैल को नौशाद अहमद खाने के लिए कुछ बैठता है रात को, 19 अप्रैल 2025 की रात को जब उसको खाना दिया जाता है तो उसके खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है, नशीली दवाई मिला दी जाती है। नशीली दवाई के खाते ही वो बेहोश
की हालत में चला जाता है। रात के लगभग 2 बजे के करीब रोमान घर आता है और सिलबट्टा वगैरह कुछ भारी चीज देखी उसके सर पे मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगता है। लेकिन वो विरोध करता है, लेकिन नशे की हालत में होता है, दवाई का असर होता है, वो कुछ कर नहीं पाता, विरोध कर नहीं पाता और ना विरोध करने वाले की वजह से ज़्यादा कुछ एक्टिविटी कर नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होते उसके ऊपर लगातार वार करते रहते हैं दोनों, रजिया और रोमान दोनों उसके ऊपर लगातार वार करते रहते हैं और फिर उसको चाकू से भी गोदा जाता है, चाकू से भी उसके वार किए जाते हैं। अब जब तक उसकी हत्या नहीं हो जाती, जब तक वो मर नहीं जाता, और वो मर जाता है तो उसके बाद दोनों मिल करके उसके लाश के 2 टुकड़े करते हैं। उसके बाद उसे सूटकेस में भरने की कोशिश करते हैं। जो सूटकेस में खून मिला था उस सूटकेस में उसको लाश को डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सूटकेस बहुत छोटा होता है और वो हट्टा कट्टा आदमी होता है। नौशाद काफ़ी अच्छा कद काठी का, वो उसमें नहीं फिट बैठ रहा होता। तो क्या करते हैं, उसको जब उसके 2 टुकड़े करते हैं तो बैग में भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसे याद आता है रजिया को कि जो नौशाद है हमेशा जब दुबई जाता है तो वो बैग लेकर जाता है, वो बड़ा बैग है, वो बैग लेकर आती है, बैग लेकर आती होती है, तुम इस बैग में इसको फिट करो। उस बैग में उसको जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के उसके अंग तोड़ मोड़ के उस बैग में फिट कर दिया जाता है, उसे बांध किया जाता है। तब रोमान अपने एक दोस्त को फोन करता है, उस दोस्त का नाम होता है हिमांशु और हिमांशु पुत्र सत्य प्रकाश जायसवाल विचोली माफी का रहने वाला होता है। वो उसको बुलाता है, वो अपनी बोलेरो कार लेकर के वहां पर आता है। बोलेरो कार लेकर आने के बाद